हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। और आज आप लोग देखने वाले हैं ट्वेल्थ हिंदी के मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हिंदी के, और जो कि आपके एग्जाम में जो है वह बार बार पूछा जा चुका है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि वैध का विलोम है। वैध का विलोम जो है वह क्या हो जाएगा? तो वैध का विलोम हमारा हो जाएगा अवैध। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा अवैध, हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सही बी ही होगा। देखिए यहाँ पर, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद क्या होता है कि ने धन अन। ने धन अन जो है वह नयन का संधि विच्छेद है, जो कि एक अयादी संधि है। याद रखिए कौन सा संधि है? तो अयादी संधि है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार यहाँ पर पूछा जा रहा है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। याद रखिए बालकृष्ण भट्ट जी, जो कि भारतेंदु युग और आधुनिक काल के रचनाकार है, निबंधकार है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में यहाँ पर बूंदा हो जाता है। देखिए आनंदित में जो है वह प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो हमारा इत प्रत्यय हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में जो इत है यही हमारा हो जाएगा, इत प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। और उपसर्ग प्रत्यय और समास से आप पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसे तैयार रखिएगा। अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हो जाएगा मूर्ख होना। याद रखिए अक्ल का अंधा होना यानी कि मूर्ख होना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसमें से जो है वह कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो जो यहाँ पर जो परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु जो है यह एक प्रकार का उपन्यास, याद रखिएगा। और इसके रचनाकार है लाला श्रीनिवास दास जी। तो यहाँ पर पूछा ही जा रहा है कि कौन बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ जो है परीक्षा गुरु के लिखने वाले हैं हमारे हैं लाला श्रीनिवास दास जी, जो हमारा ऑप्शन एकदम नहीं होगा। और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो देखिए उसने कहा था, कहानी में यहाँ आया हुआ है यह लाइन। और यहाँ पर जो है भारतीय सिपाहियों का जो था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह जर्मनों के साथ जो है वह संघर्ष हुआ था। भारत जो था वह अंग्रेज के साथ उस वक्त दे रहा था। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो किस अस्पताल में हुआ था? तो याद रखिएगा दिनकर जी, हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, विलिंगडन नर्सिंग होम पटना में इनका निधन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो विलिंगडन नर्सिंग होम जो कि पटना में है। याद रखिएगा। और कब हुआ था? तो हुआ था वह 24 अप्रैल 1974 को। 24 अप्रैल 1974 को यहाँ पर ईश्वर अय्यर और जयप्रकाश नारायण भी वहाँ पर मौजूद थे। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह 1972 में उर्वशी रचना के लिए उन्हें मिला था। उर्वशी रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि कौन सी रचना जो है वह अज्ञेय की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है जो अज्ञेय की नहीं है? तो अपने अपने अजनबी, ये उनकी रचना है। और क्या है? भगनदूत, मेघदूत यहाँ पर हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक बूंद सहसा मछली यहाँ पर होगा। ये सब जो है यह उन्हीं की रचना है। लेकिन यहाँ पर जो तिरिच है, यहाँ पर जो तिरिच है यह उनकी रचना नहीं है, क्योंकि यह जो है यह उदय प्रकाश जी की रचना है। तिरिच जो कहानी है यह उदय प्रकाश जी की रचना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा निबंध जो है वह भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? यहाँ पर भगत सिंह का लिखा हुआ यहाँ पर कौन नहीं है? तो यहाँ पर जो नवरात्र है वह भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है। याद रखें नवरात्र जो है वह भगत सिंह द्वारा नहीं लिखा है। नहीं तो यहाँ पर अछूत समस्या, सत्याग्रह और हड़ताल और मैं नास्तिक क्यों है, यह सभी जो है वह भगत सिंह ने ही लिखा है। तिनकठिया प्रथा का संबंध है। तो तिनकठिया प्रथा वह 1917 के वक्त की बात है, यहाँ पर जब नील की खेती का विस्तार हो रहा था और जो तिनकठिया प्रणाली था उस वक्त लागू किया था अंग्रेजों द्वारा। उस वक्त अंग्रेज जो थे वह
भारतीय किसानों पर शासन करते थे और बोलते थे कि 20 कट्ठा खेती में उन्हें 3 कट्ठा जो है वह नील की खेती करना है। नील की खेती जो है वह 3 कट्ठा करना है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसिन है। तो बिस्नी की पड़ोसिन यहाँ पर पूछा जा रहा है वह कौन है। यहाँ पर कुन्नी नहीं होगा, याद रखिए, यहाँ पर कुंती होगा, कुंती। बिस्नी के पड़ोसन जो है उसका नाम है कुंती, याद रखिएगा। बिस्नी के पड़ोसन का नाम क्या है, जो कि सिपाही के माँ चैप्टर में आई है, उसका नाम है कुंती। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। नामवर सिंह की इसमें से कौन सी रचना है। तो देखिए पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, या फिर अंतराल, या फिर न आने वाला कल। इसमें से जो कौन है वह नामवर सिंह की रचना है। इसमें से जो नामवर सिंह जी की रचना है वह है पृथ्वीराज रासो की भाषा, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जूठन क्या है। तो जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, याद रखिए। जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो कि चूहड़े जाति से थे। और अनिल शब्द का पर्यायवाची होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है अनिल का पर्यायवाची क्या होगा। तो अनिल का हमारा हो जाएगा हवा, याद रखिएगा। अनिल का जो है वह हमारा हो जाता है हवा पर्यायवाची शब्द। और आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची जो है वह हमारा हो जाएगा चिरंजीव या फिर चिरंजीवी। अगर चिरंजीवी भी लिखा हो तो वह भी हमारा सही हो जाएगा, चिरंजीव भी लिखा हो तो वह भी हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। यह जो पंक्ति है वह किस शीर्षक कविता से है। तो यह जो पंक्ति है यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक पुत्र वियोग चैप्टर से लिया गया है, याद रखिए। पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसमें एक माँ जो है अपने दुख का वर्णन करती है, क्योंकि उसका जो बेटा है उसका असामयिक निधन हो गया होता है। देखिए पुत्र वियोग चैप्टर से यह लिया गया है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाक्य के आवश्यक अंग है। तो वाक्य के आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर 2 आवश्यक अंग होते हैं, याद रखिए, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय आवश्यक अंग। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि अगला नंबर क्वेश्चन है वाचित शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी यह कहते हैं कि जब भी हम बातचीत किसी से करते हैं तो जो भी हमारा जो धुआं या मवाद जमा हुआ रहता है वह बातचीत के जरिए जो है वह निकल पड़ता है, याद रखिए। बातचीत के जरिए जो है वह निकल पड़ता है और हमारा जो हृदय होता है वह पूरा शांत और स्वच्छ हो जाता है। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए शिवालय शब्द का संधि विच्छेद। शिवालय, शिव का आलय, यानी कि शिव का रहने वाला जो घर है या फिर शिव का आलय जो है वह हमारा समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, याद रखिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। राजपुत्र, राजपुत्र में भी हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, याद रखें। राजा का बेटा यानी कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसलिए हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। और देखिए तीर्थ यात्रा, तीर्थ की यात्रा, यह भी हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो है वह रोज कहानी की पात्रा है। और मालती के उसमें पति का नाम क्या है। तो बताइए, मालती का जो पति है उसका नाम होता है महेश्वर, जो कि गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता है। और उसका बेटा होता है जिसका नाम था टीटी, याद रखिएगा, उसका नाम क्या होता है टीटी। और रोज जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है। तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी, याद रखिएगा। रोज के लेखक के जो रोज जो है उसकी मुख्य पात्रा ही मालती होती है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय यहाँ पर पूछा जा रहा है। अंकुरित में प्रत्यय, देखिए अंकुरित में यहाँ पर प्रत्यय हमारा हो जाएगा इत, प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है हास्यपद शब्द में प्रत्यय है। तो हास्यपद में हमारा आस्पद जो है वह प्रत्यय हो जाता है, याद रखिए। यहाँ पर प्रत्यय पूछा जा रहा है जो कि आस्पद हमारा हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ओ सदा नीरा जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित एक रचना है, जिसमें गंडक नदी की चर्चा होती है, याद रखिए। इसे हम लोग निबंध के रूप में जानते हैं। यह जो है यह एक प्रकार का निबंध है, या फिर अगर यात्रा वृत्तांत भी हो तो वह भी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और ओ सदा नीरा में ही नील की खेती के बारे में आया है। और 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में भी आता है। चंपारण की धरती के बारे में पूरी तरह से चर्चा है ओ सदा नीरा में। तो आप लोग चाहे तो एक बार उस चैप्टर को बहुत अच्छा तरह से पढ़ कर देख ले।
और देखिए मानव का विलोम होगा, मानव का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, तो दानव हो जाएगा। याद रखें मानव का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, दानव। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा। तो निम्नलिखित में जो है वह कृत प्रत्यय यहाँ पर कौन है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि कृत प्रत्यय जो होगा वह बचत में होगा। याद रखिए बचत में हमारा कृत प्रत्यय हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वह क्या है कि इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, इनमें से जो है वह कौन सा जो है वह एक प्रत्यय नहीं है। तो वह हमारा जो हो जाएगा अनु जो है यहाँ पर वह प्रत्यय नहीं होगा। नहीं तो ता पन ई जो है वह प्रत्यय ही है लेकिन अनु नहीं होगा। निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय है, किसमें जो है वह स्त्री प्रत्यय है, इसमें पूछा जा रहा है। तो याचिका जो है इसमें हमारा स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय याचिका शब्द में। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह प्रत्यय से बना है। तो प्रत्यय से बनने वाला इसमें से कौन सा शब्द है, तो यहाँ पर देखिए देहदान, पिकदान, जीवनानंद या फिर धनदान, इसमें से जो है वह किस में जो है वह कौन सा जो शब्द है वह प्रत्यय से बना है, इसमें से यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताइए कौन जो है वह यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है वह कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पिकदान जो है यहाँ पर यह सही हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि वारिद का पर्यायवाची है। वारिद, वारिद किसे कहते हैं हम लोग, तो बादल को कहते हैं। याद रखें वारिद हम लोग बादल को कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि पति का पर्यायवाची नहीं है। तो पति का पर्यायवाची यहाँ पर क्या नहीं होगा, तो पति का पर्यायवाची जो है वह भार्या जो नहीं होगा, क्योंकि भार्या स्त्री के लिए उपयोग किया जाता है, भार्या जो है वह पत्नी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बल्लभ, स्वामी, भर्ता जो है वह सभी पति के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए भार्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोग लगा दीजिएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अमृत का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा जाए। तो अमृत का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा सुधा। याद रखिएगा अमृत का जो पर्यायवाची है वह हमारा सुधा हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या है। तो उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ होता है संकट देखकर भागना। याद रखिए संकट देखकर भाग जाना। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है। कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है दूर रहना। याद रखिएगा यहाँ पर कन्नी काटना का हो जाएगा हमारा दूर रहना। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि काम काज में कोरा होना मुहावरा का क्या अर्थ है। तो काम काज में कोरा होना यानी कि अभी जो काम जो है, काम काज में कोरा होना यानी कि काम अभी न जानना, यह हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आरोग्य का यहाँ पर पर्यायवाची यहाँ पर जो है वह कौन नहीं है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तंदुरुस्ती जो है वह आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है, आरोग्य का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अतनु का पर्यायवाची है। अतनु का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कामदेव हो जाएगा। कामदेव यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि अनिल का पर्यायवाची है। अनिल का पर्यायवाची यहाँ पर जो है वह पवन हो जाएगा। याद रखिए अनिल जो है हवा को हम लोग कहते हैं, आपको मालूम होगा यहाँ पर पवन हो जाएगा। और देखिए कौन सी रचना जो है वह मुक्तिबोध की है। तो मुक्तिबोध की जो रचना है वह है चांद का मुँह टेढ़ा। चांद का मुँह टेढ़ा। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुक्तिबोध जी का पूरा नाम क्या है, तो मुक्तिबोध जी का पूरा नाम हमारा हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। याद रखिए गजानन माधव मुक्तिबोध हमारे यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए सरोज की संधि का उदाहरण है। तो सरोज जो है वह सरह धन ज होता है। आपको मालूम है सरोज का संधि विच्छेद जो होता है सरह धन ज। याद रखिए सरह धन ज यहाँ पर होता है सरह धन ज, यानी कि यह जो है यह विसर्ग संधि का उदाहरण। याद रखिए यह जो है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को, अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है। महेश का संधि विच्छेद क्या है। महेश का जो संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा महाधन ईश हो जाएगा। याद रखिए महाधन ईश जो कि गुण संधि का उदाहरण है, ये भी आप लोग याद रखिए यह एक गुण संधि है महेश। और दिगम, दिगम संधि का उदाहरण है। दिगम जो है वह दिगम किस संधि का उदाहरण है, तो दिगम क्या होता है दिक धन गम, यही होता है दिक धन अंबर, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा
व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए परमात्मा की संधि का उदाहरण है। परमात्मा जो है, परमात्मा यहाँ पर पूछा जा रहा है तो यह हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण। परमात्मा जो है वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नवग्रह शब्द के समास का उदाहरण है। नवग्रह जो है वह किस शब्द का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, नौ। यहाँ पर कहा जा रहा है नौ ग्रह, यानी कि 9 संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में जो होता है वह दूसरा पद प्रधान होता है। याद रखिएगा, दूसरा पद जो होता है यहाँ पर प्रधान होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है कि चतुरानंद शब्द में जो है वह किस प्रकार का समास है। चतुरानंद जो है वह कौन सा समास है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो चतुरानंद हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। याद रखिए चतुरानंद जी जो है वह ब्रह्मा भगवान को कहा जाता है, इसलिए यह हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और देखिए गर्द शून्य शब्द में समास है। गर्द शून्य में कौन सा समास हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। गर्द से शून्य यानी कि हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुकूल का विलोम है। अनुकूल का विलोम हो जाएगा हमारा प्रतिकूल। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का हमारा हो जाएगा इतिश्री। याद रखिए श्री गणेश का उल्टा हमारा हो जाता है इतिश्री। श्री गणेश यानी प्रारंभ करना, और इतिश्री यानी कि जो सब काम की जो समाप्ति होती है वह। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमृत का विलोम यहाँ पर हो जाएगा हमारा अपूर्ण। अपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर, या फिर सुधा दे तो वह भी हमारा हो जाएगा पर्यायवाची, वह तो पर्यायवाची होता है। मल्य जी का मूल नाम था, तो मल्य जी का मूल नाम था भरतजी श्रीवास्तव। तो याद रखिए मल्य जी का पूरा मूल जो नाम है वह है भरतजी श्रीवास्तव मल्य जी, जो कि लिखे हुए हैं तुमुल कोलाहल कलह में। याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि तीर्थ पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो याद रखिए तीर्थ पाठ में जो पिताजी की मृत्यु हुई थी तो उस वक्त उनका उम्र कितना था, अगर आपसे पूछा जाए तो वह हुआ था 55 वर्ष के थे। और देखिए तिरछ जो है उनकी जो मृत्यु होती है वह तिरछ काटने से नहीं होती है, बल्कि मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण, जो कि वह जाते हैं जब शहर में और वहाँ पर जो है उन्हें कई प्रकार से कई लोग जो है वह मारते हैं, इस कारण से उनकी जो है वह मृत्यु होती है, ना कि तिरछ के काटने से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है वह किसकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है यह जे कृष्णमूर्ति जी का रचना है। याद रखिए जे कृष्णमूर्ति जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। जे कृष्णमूर्ति जी का अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो वह हो जाएगा जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी। याद रखिए जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा है। तो जायसी रचित जो पद्मावत है उसकी भाषा है अवधी भाषा, वह ठेठ अवधी भाषा में लिखा हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सुर किस पद का भाव गाते थे। तो सुर जो है वह पहले दैन्य पद का भाव गाते थे वल्लभाचार्य से मिलने पहले। वल्लभाचार्य से मिलने से पहले जो है वह कौन सा पद गाते थे, तो वह गाते थे दैन्य पद। याद रखिएगा। और देखिए इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, तो तुलसी जी की रचना है यहाँ पर विनय पत्रिका। याद रखिए विनय पत्रिका जो है वह महत्वपूर्ण है तुलसी जी की रचना। याद रखिएगा, जो कि एक भक्ति काव्य की है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कहानी का अर्थ होता है। कहानी का अर्थ क्या होता है, विश्वास प्रतीति। याद रखिए कहानी का अर्थ हमारा होता है विश्वास प्रतीति। और यह भी जो लिया गया है तुलसीदास के ही पद से लिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। याद रखिए शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, तो वह था साहू जी। छत्रपति शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। प्रसाद जी यानी कि प्रसाद जी से यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद से यहाँ पर बात किया जा रहा है। और जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू। याद रखिएगा क्या था, तो देवी प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है, तो तुमुल कोलाहल कला में। सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमार चौहान का जो जन्म है 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश में हुआ था निहालपुर गांव में। याद रखिए किस गांव में, तो निहालपुर गांव में। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को कि कौन सी कृति जो है वह शमशेर बहादुर सिंह जी की नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी कृति जो है वह शमशेर बहादुर सिंह जी की नहीं है। तो भारत इतिहास और संस्कृति जो है वह शमशेर बहादुर सिंह जी की नहीं है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ होता है, तो वह हो जाएगा हमारा तुच्छ होना। हाथ का मैल होना यानी कि तुच्छ होना। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ हमारा हो जाता है धाक जमाना। याद रखिए क्या हो जाएगा, धाक जमाना या फिर प्रभाव जमाना। कहीं कहीं आपको प्रभाव जमाना भी ऑप्शन में होता है, याद रखिएगा। और ज्ञानेंद्र पति बिहार के लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए, तो वह थे कारा अधीक्षक के पद पर। याद रखिए ज्ञानेंद्र पति जो कि गांव के घर चैप्टर के लेखक है, जो कि कारा अधीक्षक पद पर पदस्थापित हुए थे। और देखिए कि अगला नंबर क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन कि आपको क्या चाहिए, इसमें वाक्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको क्या चाहिए, यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसमें से वाक्य जो है वह कौन सा वाक्य है, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि यहाँ पर इच्छावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखलाता है। तो यह हमारा हो जाएगा हेनरी लोपेज जी का। याद रखिए हेनरी लोपेज जी का जो रचना है यही हमारा हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि अदरक शब्द है, अदरक जो शब्द है वह कैसा है, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। तो अदरक जो हो जाएगा हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, अदरक हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर 71 नंबर क्वेश्चन की गुस्सा शब्द है, गुस्सा भी हमारा पुल्लिंग ही होगा। याद रखिए गुस्सा भी जो है वही वो भी हमारा पुल्लिंग शब्द ही होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नीरस का संधि विच्छेद है। नीरस का होता है हमारा निह धन रस, और यह हमारा इसी से हमें पता चल जाता है कि यह जो है यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। नीरस का संधि विच्छेद यहाँ पर देख लिए हम लोगों ने। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है। तो कहानी विधा को यहाँ पर जो है आधुनिक रूप देने में यहाँ पर जो है एंटोन चेखव जी के यहाँ पर जो है वह योगदान है। याद रखिए यहाँ पर जो चेखव जी है, इवान दिमित्री चेखव जी, उनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और देखिए संसार शब्द कौन सा संज्ञा है, संसार यहाँ पर पूछा जा रहा है। संसार, संसार जो हो जाएगा यह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। संसार जो है यह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को कि एंटोन चेखव की कहानी है। तो एंटोन चेखव की यहाँ पर कहानी कौन है, तो वह है क्लर्क की मौत। याद रखिएगा क्लर्क की मौत जो है एंटोन चेखव की कहानी है। और पेशगी के लेखक है हेनरी लोपेज जी। और 80 के टुकड़ा के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए गीदड़ भभकी देना मुहावरा का अर्थ है। गीदड़ भभकी देना यानी कि झूठा डर दिखाना। याद रखिए क्या हो जाएगा, झूठा डर दिखाना। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा विधा धन आलय। याद रखिएगा विद्यालय का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विधा धन आलय। यहाँ पर विद्या धन आलय यहाँ पर है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, विधा धन आलय यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपे से बाहर होना। यहाँ पर आप नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत क्रोधित होना, घर से बाहर होना, भला बुरा न समझना, या फिर बहुत क्रोधित होना व्यर्थ की बात है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा भला बुरा ना समझना। याद रखिएगा आपे से बाहर होना यानी कि भला बुरा ना समझना। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और गांव का घर शीर्षक कविता संग्रह जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो जो गांव का घर जो है जिसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति जी, वह कहाँ से लिया गया है, सीधा सीधा यह पूछा जा रहा है। तो यह एक संग्रह से लिया गया है जिसका नाम है संशयात्मा। याद रखिए यह एक संग्रह है
जिसका नाम है संशयात्मा, जिसके लेखक है ज्ञानेंद्र पति जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सूरसागर के कवि है, तो सूरसागर कवि है हमारे सूरदास जी, भक्ति काल के हमारे सूरदास जी। और यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है, तो सिपाही की माँ जिसकी प्रमुख जो पात्रा होती है वह बिस्नी होती है, और इसकी जो रचनाकार है वह है हमारे मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी इसके रचनाकार है सिपाही की माँ चैप्टर के। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। निर्वाह में जो है यहाँ पर उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो निर्वाह में हमारा उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नील जो है यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन को हम लोग विपरीतार्थक बनाने के लिए यहाँ पर जब आ लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा आगमन, इसलिए हमारा वह जो है वह उल्टा हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। संकल्प में जो है हमारा उपसर्ग हो जाएगा सम, सम यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, और सभी क्वेश्चनों को आप लोग कमेंट में ऑप्शन आंसर देते चलना। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है वह सूरदास जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि संध्या का विलोम है। संध्या का विलोम हमारा हो जाएगा प्रातः। संध्या का जो विलोम है वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा प्रातः हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आगम का विपरीतार्थक है। आगम, आगम का हमारा क्या हो जाएगा विपरीतार्थक, तो वह हो जाएगा आदान है, यहाँ पर आगम नहीं आदान। आदान का हमारा हो जाएगा प्रदान। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आंसू शब्द है। आंसू जो है वह एक प्रकार का तद्भव है, और यहीं पर अगर अश्रु होता तो यह हमारा तत्सम होता। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता है हमारे कबीरदास जी। बीजक के रचना है कबीरदास जी। गोद में सोने वाला यहाँ पर क्या कहलाता है, गोद में सोने वाला कहलाता है अंकसाई। याद रखिएगा, गोद में जो सोने वाला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अंकसाई कहते हैं। और गुरु के समीप रहने वालों को हम लोग अंतेवासी कहते हैं। गोद में सोने वालों को अंकसाई और गुरु के समीप रहने वालों को अंतेवासी कहते हैं। और भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो भूषण जो कि कवि रचना की है कवि चैप्टर की, और जिसमें वह छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल के तलवार के बारे में बताते हैं, और वह वीर रस के कवि है। याद रखिए वीर रस के कवि है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। वह कौन है जो परा रो रहा है, वह किसका यहाँ पर सर्वनाम उसका पूछा जा रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह हमारा हो जाएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव क्या है, वसुंधरा भागी मानव और धर्मांध मानव। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव यह कहीं सिक्के के दो पहलू है। यह जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पंक्ति जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखी गई है। और यह जो पंक्ति है यह आया है वो सदानीरा पाठ में, वो सदानीरा पाठ में यह आया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन क्या है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है, तो क्या था, तो वहाँ पर मदन मोहन गुगलानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, तो वह है गहरे और विशाल ताल। गहरा और विशाल ताल है। याद रखिए वो सदानीरा पाठ में जो तल है। और देखिए अब तक वह सो गया होगा, इसमें कौन वाक्य क्या है, तो यह हो जाएगा क्या कर रहा है, अब तक वह सो गया होगा, यानी कि उसे संदेह है, अभी वह कंफर्म नहीं है बल्कि वह संदेह है उसे कि हाँ अब तक वह जो है वह सो गया होगा, इसलिए हो जाएगा संदेहवाचक सर्वनाम। और देखिए यहाँ पर चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो चित्ररेखा जो है यह मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि हिंदी साहित्य में
गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय जो है वह कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी की कैसे कवि के रूप में उदय हुआ है? तो यह हमारा हो जाएगा प्रयोगवादी कवि में, प्रयोगवादी कवि में। और बताइए यह वीडियो जो है वह आपको कैसा लगा, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो जो है वह अच्छा लगा होगा तो एक बार आप सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करें या फिर ना करें, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।